नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीकेजी स्टडीज एंड एसटीकेजी 2.2 टू यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम जितने भी रूल बुक्स हैं उन सारे रूल बुक्स को थ्रू एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब आदमी नॉर्मली पढ़ाई उतना सीरियसली नहीं करता है, लेकिन जैसे ही कोई क्वेश्चन उनके सामने डाल दिया जाता है, माइंड एक्टिवेट मोड में चला जाता है एंड माइंड वांट्स आंसर। और उस समय हमारी पढ़ने की जो जिज्ञासा है बढ़ जाती है। मैं उसी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं उसी क्यूरियोसिटी को आपके अंदर में लाना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं लगभग जितने भी रूल्स बुक का जब हम डिस्कशन करते हैं तो वी डिस्कस थ्रू एमसीक्यू। हाँ, अभी हम जिस रूल बुक का डिस्कशन करने जा रहे हैं उस रूल बुक का नाम है सीसीएस लीव रूल 1972। सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सीसीएस स्टैंड फॉर सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि लास्ट में जो ये लिखा हुआ है नंबर, ये ईयर होता है, आइदर ईयर ऑफ पब्लिकेशन और ईयर ऑफ पासिंग और ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जनरली ईयर ऑफ पासिंग होता है। तो सीसीएस लीव रूल्स 1972 में जो पास हुआ, पास 1972 में हुआ है, बट amendment time to time, amendment has been carried out from time to time। तो इसलिए इस सेशन में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज amended up to 24 September 2024। This is the latest edition which we are going to discuss। इससे पहले जितने भी रूल बुक थे उनमें बहुत से प्रोविजन को सुपरसीड कर दिया गया है। तो अगर एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम या डायरेक्ट एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको अपडेटेड वर्जन ही जानना चाहिए। और इसीलिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए, और सिर्फ आपके लिए, अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड एज ऑन 24 सितंबर 2024। ठीक है, केंद्रीय अवकाश नियम शुरू करें थ्रू एमसीक्यू। तो इस पूरे रूल बुक को हम स्टडी करेंगे थ्रू एमसीक्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है द डेट ऑन विच सीसीएस लीव रूल्स 1972 केम इनटू इफेक्ट इज। सीसीएस लीव रूल्स 1972 कब से प्रभाव में आया, कब से इफेक्ट में आया? इज इट 1 जनवरी 72? इज इट 2 अप्रैल 72? इज इट 1 जून 72 और 15 अगस्त 72? किस डेट से सीसीएस लीव रूल्स इफेक्ट में आया, प्रभाव में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें आना चाहिए, रूल बुक को समझते हुए आना चाहिए। तो विल रेफर टू द रूल बुक। व्हाट रूल बुक से? तो रूल बुक में फर्स्ट चैप्टर जो है प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी है। फर्स्ट सब फर्स्ट रूल जो होता है वो शॉर्ट, टाइटल एंड कमेंसमेंट का होता है। दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972। इस रूल को सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 के नाम से जाना जाए। ठीक है। उसके बाद से क्या है? दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जून 1972। कब से? 1 जून 1972 से। कहाँ लिखा है? रूल बुक में लिखा हुआ है। हाँ?
तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अरे दिख तो रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, 1 जून 1972। भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, CCS लीव रूल्स 1972 इज नॉट अप्लीकेबल। अप्लीकेबल किस पे है और अप्लीकेबल किस पे नहीं है, इनकी चर्चा हम अगर कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन ये है कि इट इज नॉट अप्लीकेबल टू पर्सन अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज, एम्प्लॉइज ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल कंट्रीज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड इन सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंट। ध्यान ये रखना है हम सिर्फ एक एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ध्यान हमें ये रखना है कि इनमें से चाहे कोई एक ही सही होगा ना, विच इज नॉट अप्लीकेबल, तो इनमें से कोई एक ही सही होगा, बाकी 3 जो इसमें रॉन्ग होंगे उन पर सीसीएस लीव रूल्स अप्लाई होते हैं। तो उसके बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है तो वी शुड बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। पहले इसका आंसर देखते हैं, और आंसर कहाँ देखेंगे? रूल बुक में देखेंगे। ये आपका रूल बुक है। एक्सटेंट जो सेक्टर रूल 2 है वो एक्सटेंट के बारे में कह रहा है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल, अर्थात इस रूल में कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, उनको छोड़कर दीज रूल्स शैल अप्लाई टू, ये रूल किस पे अप्लाई होगा? गवर्नमेंट सर्वेंट, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट पे अप्लाई होगा, अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट। वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट जो सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट में अपॉइंट हुए हैं इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, ये यूनियन का ये सेंट्रल रूल है, तो इट इज एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओनली। It is not applied to state government service employees unless until it is adopted. It is not applicable to any other department unless until it is adopted. But for central government employee, it is framed, it is made for them only. So there is no need to adopt it. It is already adopted to the central government employees whose affairs are connected with union. Right? कंडीशन ये पहले बताया ना, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो इसका मतलब कि कुछ एक्सक्लूजन है, बट शैल नॉट अप्लाई। कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा साहब? रेलवे सर्वेंट पर लागू नहीं होता, हमारा सीसीएस रूल बुक जो है रेलवे सर्वेंट पर लागू नहीं होता, तो क्या उनको छुट्टी नहीं मिलती? अरे जिन पर ये रूल बुक अप्लाई नहीं होता उन पे ऐसे ही मिलते जुलते कुछ और रूल बुक अप्लाई होते हैं। यहाँ पर हम यही समझते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि सीसीएस लीव रूल 1972 रेलवे सर्वेंट पे अप्लाई होता है कि नहीं, नहीं होता। पर्सन इन कैजुअल और डेली रेटेड और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो कैजुअल हो, डेली रेटेड हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, सीसीएस लीव रूल नहीं अप्लाई होता। पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसी, जो कंटीजेंसी से पे किए जाते हो। कंसोलिडेटेड फंड, आपको याद है जब हम यूएफआर की चर्चा कर रहे थे और जब हम डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स 2024 की चर्चा कर रहे थे, जी हाँ, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स 1978 हैज बीन सुपरसीडेड बाय डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स 2024। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, हमारे चैनल एसजीकेजी स्टडीज पर अवश्य उसे देखें।
राइट। तो जब हम डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर की चर्चा कर रहे थे, DFR की चर्चा कर रहे थे, उस समय हमने गवर्नमेंट के तीनों फंड के बारे में चर्चा किए थे। हाँ, गवर्नमेंट के पास 3 प्रकार के फंड होते हैं: कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक फंड, कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड जो होती है वो उनके लिए जनरली जितने भी प्लान्ड चीजें होगी, जितने भी प्लान्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर होंगे, वो कंसोलिडेटेड फंड में डिलीट किए जाएंगे। जितने प्लान्ड एक्सपेंडिचर है जिसके लिए पार्लियामेंट में बजट सेशन लाया जाता है, पास कराया जाता है, बिना पास कराए तो कंसोलिडेटेड फंड से 1 रुपया खर्चा नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के अप्रूवल चाहिए। तो कंसोलिडेटेड फंड एक हो गया। एक पब्लिक फंड होता है। पब्लिक फंड में मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि PPF अकाउंट वगैरह हो गया, और इससे मिलते जुलते जो चीजें होती है वो पब्लिक फंड में आती है। और कंटीजेंसी फंड में टैकल अनफोर्सीन सिचुएशन, सडनली कहीं पे साइक्लोन आ गया, चक्रवात आ गया, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उसको टैकल करने के लिए कंटीजेंसी फंड में अलग से अमाउंट पार किए जाते हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उस अमाउंट को कई गुना मल्टीप्लाई करके पार कर दिया है। कंटीजेंसी फंड में से खर्च करने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ती। खर्च करने के बाद उसके जो विवरण है वो पार्लियामेंट में टेबल कर दिए जाते हैं बस। और उसको टेबल करेंगे तो फिर से कंसोलिडेटेड फंड से जितना खर्च हुआ है उतना खर्चा उठा करके कंटीजेंसी फंड में डाल देंगे। ठीक है। तो कंटीजेंसी फंड में जो लोग काम करते हैं उन पर ये CCS लीव रूल अप्लाई नहीं होते। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का रूल अलग है, फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948 है, तो उस पर ये नहीं लागू होता। पर्सन एम्प्लॉयड इन बोथ चार्ज एस्टेब्लिशमेंट नहीं लागू होता। मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ये मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है भाई? हम भी तो ऑल इंडिया सर्विस करते हैं, हम भी ट्रांसफरेबल हैं, हम भी देश के एक कोने से दूसरे कोने पे ट्रांसफर किए जाते हैं, रोटेशन में चलते रहते हैं। तो क्या हम भी ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं? इसका आंसर जानने के लिए हमने आपके लिए मटेरियल लाया। कौन कौन पोस्ट ऑल इंडिया सर्विसेज में आती? द ऑल इंडिया सर्विसेज AIS आर इंडियन, क्या कौन कौन से? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको IAS कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस जिनको IPS कहते हैं, एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिनको IFS कहते हैं। तो IAS, IPS, IFS, सिर्फ 3 ही प्रकार के जो कैडर हैं इनको ऑल इंडिया सर्विसेज में काउंट किया जाता है। बाकी लोगों को ऑल इंडिया सर्विसेज में काउंट नहीं किया जाता। बाकी लोगों को सेंट्रल सिविल सर्विसेज में काउंट किया जाता है। तो इन लोगों पर भी हमारा ये लीव रूल अप्लाई नहीं होता। पर्सन locally recruited for services in diplomatic, consular और other Indian establishment in foreign countries नहीं लागू होता। Persons employed on contract except when the contract provides otherwise, तो जनरली कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज पर ये रूल लागू नहीं होता unless until there is some conditional contractual employment। मैं ये सारे एक एक पॉइंट पे चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी MCQ का क्वेश्चन बन सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो रेलवे लिख के निकल जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं कि वो कंटीजेंसी लिख के निकल जाए, ये कोई जरूरी नहीं कि ऑल इंडिया सर्विसेज लिख करके आपको हल्का कर दे। इनमें से कोई भी प्रश्न पूछ के जा सकते, राइट।
Persons in respect of whom special provision has been made by or under the provision of Constitution or any other law for the time being in force. वे सारे एम्प्लॉय जिनके लिए अलग से लीव रूल के प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं बाय देयर डिपार्टमेंट, बाय देयर गवर्नमेंट, उन पर वो रूल लागू होते रहेंगे। जिनको नहीं प्रोवाइड किया गया है, मैक्सिमम उन लोगों पर ये रूल लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो ऑटोमेटिकली लागू होगा। बाकी अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में है, ऑटोनॉमस बॉडी में, स्टैट्यूटरी बॉडी में, तो उस बॉडी को इस रूल को एडॉप्ट करना होता है और मैक्सिमम डिपार्टमेंट ने इसको एडॉप्ट करना। पर्सन्स गवर्न फॉर पर्पसेस ऑफ लीव बाय द फंडामेंटल रूल और सिविल सर्विस रेगुलेशन। FRSR के बारे में आपने सुना ही होगा, उसके क्लासेस हमने अपलोड कर रखे हैं, उसको देख लीजिए। कुछ एक्सक्लूसिव वैरायटी के लोग होते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ FRSR ही लगता है, उन पर भी ये लीव रूल अप्लाई नहीं है, राइट। ये एक्सक्लूसिव क्लास के लोग कौन कौन होते हैं इसकी चर्चा हम करें। पर्सन सर्विंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और डेपुटेशन फ्रॉम ए स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन। 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए लोग किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं, डेपुटेशन पे आते हैं, तो उनके जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उन्हीं का लीव रूल काम करता है, उन्हीं का लगभग सारा रूल काम करता है, तो उन पर भी ये रूल काम नहीं करता। ये पूरा A to K समझ लिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में एक पॉइंट है पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसी, और वो यहाँ के इस सेक्शन में है, अर्थात यही सही होना चाहिए। तो CCS लीव रूल 1972 इज नॉट एप्लीकेबल टू पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसी। जिनको कंटीजेंसी फंड से पे किया जाता है उन पर हमारा ये लीव रूल लागू नहीं होता। बाकी इन तीनों पर लागू होता है। पर्सन से अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज, फॉर एम्प्लॉइज ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन, गवर्नमेंट सर्वेंट से अपॉइंटेड इन सबऑर्डिनेट ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब पे ये CCS लीव रूल्स 1972 अप्लाई होता है। ठीक है, किसी किसी पॉइंट पे लंबा टाइम लगेगा क्योंकि हमें इस तरीके से समझना है कि हम भूल भी ना सकें और कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस लिमिट तक हो कि लेट एनी क्वेश्चन कम, वी शुड बी able, we should be capable and we should be ready to answer them correctly within a given time frame, right? Question number 3. Which of the leave rules would apply if a government servant is temporarily deputed to foreign services in India? Which of the following rules would apply if a government servant is temporarily deputed to foreign services in India? देखिए होता है, इसमें 2-3 क्लूज है। एक तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट का ही है, टेम्पोरली डेपुटेड है फॉरेन सर्विसेज में। वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो टेम्पोरली डेपुटेड है फॉरेन सर्विसेज में, किस प्रकार की फॉरेन सर्विसेज? ये फॉरेन सर्विसेज फॉरेन में नहीं, ये फॉरेन सर्विसेज इंडिया। इंडिया में भी बहुत लोग ऐसे ऐसे कंसुलर में काम करते हैं जिनको फॉरेन सर्विसेज में ट्रीट किया जाता है एज इफ दे आर डूइंग फॉरेन, एज इफ दे आर वर्किंग इन फॉरेन। तो फॉरेन सर्विसेज इन फॉरेन अलग कैटेगरी होगा एंड फॉरेन सर्विसेज इन इंडिया अलग कैटेगरी है। प्रश्न यहाँ पर है टेम्पोररी डेपुटेड टू फॉरेन सर्विसेज इन इंडिया, उन पे इनमें से कौन सा लीव रूल लागू होता है? जिसमें से एक अपना CCS लीव रूल 1972 भी है, लीव रूल फॉर फॉरेन सर्विसेज भी है, CCS लीव रूल्स एंड फॉरेन सर्विस लीव रूल्स है, नन ऑफ द एबव है। प्रोविजन देखना, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन टेम्पोररी ट्रांसफर ऑन or temporary transfer or on foreign service,
right? Government servant to whom these rules apply shall continue to be governed by these rules while on temporary transfer to Indian Railway, to a state government, or while on foreign services within India. तो टेम्पोररी ट्रांसफर में, टेम्पोररी डेपुटेशन में भले हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेलवे में चले जाएं, स्टेट गवर्नमेंट में चले जाएं और फॉरेन सर्विसेज विद इन इंडिया में चले जाएं, दिस लीव रूल विल कंटिन्यू टू अप्लाई देम। यही हमारे क्वेश्चन का यही पे क्लिक है। हाँ, फिर भी आगे वाला प्रोविजन भी हम पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया, यहाँ पर क्या कैटेगरी कर दिए? आउटसाइड इंडिया कर दिए, इंक्लूडिंग सर्विस विद UN agency within or outside India or on temporary transfer to the armed forces of the Union. These rules shall apply only to the extent provided in the terms and conditions of the foreign। देखिए ऐसा है, अगर ये CCS लीव रूल वाले लोगों को डिफेंस में ट्रांसफर कर दिया गया, UN सर्विसेज में ट्रांसफर कर दिया गया, ऐसे फॉरेन सर्विसेज में ट्रांसफर कर दिया गया जो आउट ऑफ इंडिया हो, लीव रूल यही रहेगा, लीव की एलिजिबिलिटी यही रहेगी। टर्म्स एंड कंडीशन विल चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रेजेंट डिपार्टमेंट। अगर डिफेंस में चले गए तो आपकी लीव की एलिजिबिलिटी ये इतना 30 दिन का EL 30 दिन का EL रहेगा, 8 दिन का CL 8 दिन का CL रहेगा। टर्म एंड कंडीशन विल चेंज, टर्म्स एंड कंडीशन विल टोटली चेंज सब्जेक्ट टू दैट डिपार्टमेंट, राइट। हमारा क्वेश्चन जो था उसका आंसर यहाँ पे है, तो B is the correct answer। Government servant, if temporarily deputed to foreign services India, he will be governed by CCS Leave Rules 1972। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ के चलेंगे। What is the maximum number of days in respect of EL, HPL that can be encashed by a government servant appointed in industrial establishment which is governed by Factories Act 1948? क्या लग रहा है आप लोगों को? इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, या ट्विस्ट किया गया है क्वेश्चन? हाँ, आपको हमने बताया था कि CCS लीव रूल में जो लोग गवर्न हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, यही लीव रूल अप्लाई होगा। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में उनका डेपुटेशन हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, टेम्पोररी चले गए हैं, लीव रूल, क्या वो इंडस्ट्रियल वर्कर बन गए? क्या वो फैक्ट्री एक्ट से रूल हो रहा है? आंसर इज नो, ही इज गवर्नड बाय CCS रूल ओनली। तो जब CCS रूल से गवर्न होंगे तो अप्लाई तो उन पर CCS लीव रूल ही होगा। CCS लीव रूल में कितना दिन का इनकेसमेंट अलाउड है? 300 डेज का। तो आंसर इसका 300 ही होना चाहिए। कहाँ पे मेंशन हुआ है? अभी हमने देखा था एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, तो अभी हमने लिखा था कि दीज रूल शैल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द यूनियन। तो ये CCS लीव रूल उन सब पे अप्लाई होगा, भले ही वो टेम्पोरली ट्रांसफर हो जाते हैं, भले ही उनका डेपुटेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली C 310। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a government servant applies for a specific kind of leave
The leave sanctioning authority does not have power to. तो लीव, जैसा कि आपको पता है, लीव इज नॉट ए राइट, इट इज ए प्रिविलेज विच कैन बी रिफ्यूज, विच कैन बी रिवोक, विच कैन बी सैंक्शन। अल्टर कर सकते हैं क्या? कोई सीएल अप्लाई कर रहा है तो उसको मैं बोल सकता हूँ क्या कि सीएल मत अप्लाई करो, ईएल करो? या कोई ईएल अप्लाई कर रहा है तो उसको बोल सकता हूँ क्या कि ईएल मत अप्लाई मत करो, सीएल अप्लाई करो? ऐसा हमारे पास पावर है क्या? रिफ्यूजल का पावर तो है हमारे पास, और जरूरत पड़ने पर रिवोक भी कर देते हैं, और सैंक्शन तो हम करते ही रहते हैं। बस एक ही पॉइंट बचता है, अल्टर कर सकते हैं कि नहीं। तो कॉमन लॉजिक पे इस क्वेश्चन का आंसर अल्टर दिखाई पड़ता है, बट ये प्रोविजन कहाँ है? ये था राइट टू लीव, रूल नंबर 7, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। लीव अधिकार नहीं है, ये एक प्रकार का प्रिविलेज है। इट इज सब्जेक्ट टू सैंक्शन बाय द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ये ध्यान में रखना है, ये गांठ बांध लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए राइट when the exigency of a public servant so requires, leave of any kind may be refused. देखिए, when the exigency of public service so requires, डिपार्टमेंट में कभी कभी अर्जेंसी की जरूरत पड़ जाती है, जिस समय हमें मैक्सिमम स्टाफ की जरूरत पड़ती है, जिस समय स्टाफ को कुछ एक्स्ट्रा अफोर्ड करने की जरूरत पड़ती है। अगर उसी समय स्टाफ छुट्टी पे चला जाए, गायब हो जाए, तो डिपार्टमेंट कैसे रन करेगा? जो हमारी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, जो हमारी पब्लिक लायबिलिटी है, उसको हम कैसे डिस्चार्ज करेंगे? इसलिए ऐसे अननेसेसरी लीव को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। When the exigency of public service so require, leave of any kind may be refused or revoked by the authority competent to grant it, but it shall not be open to that authority. देखिए, एक्सीजेंसी के अनुसार रिफ्यूज कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, ये पावर हमारा है, बट इट कैन नॉट बी ओपन टू दैट अथॉरिटी टू अल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड अप्लाई। हमें सैंक्शन करने का पावर है, रिफ्यूज करने का पावर है, रिवोक करने का पावर है, अल्टर करने का पावर नहीं है। उसके काइंड ऑफ लीव को चेंज करने का पावर हमारे पास नहीं है। लीव रूल में नहीं दिया हुआ है, हमारे पास वही पावर है जो रूल दे रहा है। तो किसी के लीव के काइंड को अल्टर करने का, चेंज करने का पावर हमारे पास नहीं है। ये हमें ध्यान में रखना। हाँ, गलती से गलती ना हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। हाँ, प्रोवाइडेड दैट लीव अप्लाइड अंडर रूल 20 कैन नॉट बी रिफ्यूज और रिवोक्ड विदाउट रेफरेंस टू मेडिकल अथॉरिटी हुज एडवाइस शैल बी पेड। कुछ लोग अर्जेंट मेडिकल लीव की जरूरत पड़ती है किसी तो अगर कोई अर्जेंट मेडिकल लीव पे गया है, तो जो अर्जेंट मेडिकल लीव पर गए हैं, उनके लीव को रिवोक करने से पहले, कैंसिल करने से पहले, हमें एक बार डॉक्टर का व्यू लेना पड़ेगा। यूं ही उसे कैंसिल कर देंगे तो मिसयूज हो जाएगा। हाँ? तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? अल्टर। तो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो लीव सैंक्शन करती है। अगर ठीक नहीं लग रहा है तो रिव्यूज भी करेंगी, जरूरत पड़ी तो रिवोक भी करेंगे। वो कौन सी ठीक लगना और कौन सी जरूरत है? When the exigency of public service so require, ऐसे ही मनमानी तरीके से रिफ्यूज और रिवोक नहीं कर रहा है। सर्विस एक्सीजेंसी को, पब्लिक एक्सीजेंसी को ध्यान में रख और रिक्वायरमेंट है तो लीव नॉट ग्रांटेड। लीव अगर दे भी दिए हैं, उसको रिवोक कर सकते हैं, अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। राइट?
आपका चैनल है सीकेजी स्टडीज। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और हमारा मोरल बूस्ट अप कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। कुछ लोग बार-बार पूछ रहे हैं कि प्लेलिस्ट किधर है, कैसे देखते हैं, फ़ोल्डर का कैसे क्या होता है? तो देखिए, नॉर्मली जब भी हम इस चैनल पर क्लिक करेंगे, तो हम होम पेज पे जाएँगे। नेक्स्ट टच करेंगे तो वीडियो पे आ जाएँगे, नेक्स्ट टच करेंगे शॉर्ट्स पे आ जाएँगे, नेक्स्ट टच करेंगे तो लाइव पे आ जाएँगे, उसके बाद प्लेलिस्ट। जैसे प्लेलिस्ट टच करेंगे, ऐसे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और इसमें से एक-एक प्लेलिस्ट में ये ईएसआई एक्ट है, इसमें 39 क्लासेस दिख रहे हैं। ये एसएसओ एलडीसी का है, इसमें 286 क्लासेस दिख रहे हैं। ये एलडीसी फॉर असिस्टेंट यूडीसी करके है, इसमें 286 क्लासेस दिख रहे हैं। इस 153 दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हर फ़ोल्डर में 10, 20, 30, 40 प्लस 50 क्लासेस हैं। आप उस पार्टिकुलर फ़ोल्डर में जाएँ, कि उसको टच करें, ओपन करें, वन गो एक बार एक लाइन से सारे क्लासेस को देख सकते हैं आप। पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। एकदम आराम से आपको समझ में आएगा, दावे के साथ कहता हूँ। हाँ, एक बात है, कई बार ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट मैटर पहली बार सामने आ रहे हो, तो अगर पहली बार सामने आ रहे हो तो थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग का लेवल लो हो सकता है। वैसे में लगातार 3 बार एक क्लास को देख लीजिए, लगातार 3 बार एक क्लास को देख लीजिए, वो पूरा मटेरियल आपका हो गया जी आपका मटेरियल, अच्छी तरीके से हो। हुँ? आपको ये क्लास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज़ का हमें इंतज़ार रहेगा। हम प्रतीक्षारत रहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप ऐसा कुछ डालें जिससे हम अपने क्लासेस को मॉडिफ़ाई कर सकें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन एन्जॉयिंग एसटीकेजी स्टडीज़ एंड एसटीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।